आज हम फैसलाबाद में पाकिस्तान टैक्स बार की खिदमत के साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेल्स रेवेन्यू में खामियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं साबिक जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार, साबिक नायब सदर फैसलाबाद टैक्स बार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइलर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, जनाब मोहम्मद अफजल साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा है। हम आपको अपने प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सर हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है जी। मैं इनकम टैक्स और अकाउंट्स का सर ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। हाँ, मेरे अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फरमाएं। मैंने सारी तालीम मेरी जो है वो फैसलाबाद से ही है। MCI पीपल्स कॉलोनी से मेरी पहले मिडिल की है जी। उसका स्कूल तारकाबाद है जी। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया 1980 में जी। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस समनाबाद में। वहाँ से मैंने FSC की 1984 में। उसमें तो थोड़ा मुझे उस नौजवानी में, आपको पता है, बंदा इधर उधर हो जाता है। जी। तो 3-3.5 साल लगे उसमें। उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स ज्वाइन कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद से मैंने BCom किया है। और BCom के बाद फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को ज्वाइन किया, M यूसुफ आदिल सलीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1989 में। 1989 से मेरे आर्टिकल्स 1993 में कंप्लीट हो गए थे वहाँ से, लेकिन मैंने उसी कंपनी के साथ अपना जारी रखा सफर। और 2000 तक मैं एज ए मैनेजर टैक्सेशन कंपनी के साथ मैंने M यूसुफ आदिल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो बाद में हो गई थी M यूसुफ आदिल सलीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो 2000 में फिर मैंने इंडिपेंडेंट अपना ऑफिस स्टार्ट किया फाइलर पाकिस्तान। फाइलर पाकिस्तान से। फाइलर पाकिस्तान नाम तो मैंने खैर बाद में रखा, जब ये फाइलर स्टेटस का ज्यादा चर्चा हुआ तो फिर मैंने ये नाम फाइलर पाकिस्तान इसका रख लिया। तो बेसिकली मैं CA इंटर हूँ और टैक्स प्रैक्टिशनर। सब पाकिस्तान में दो तालीमी निज़ाम पाए जाते हैं। मुल्क एक है, पाकिस्तान की 26 करोड़ की आबादी है, 2.5 करोड़ से तालीमी बच्चा महरूम नजर आता है। दो तालीमी निज़ाम को एक तालीमी निज़ाम पे कैसे लाया जाए? देखें, इसमें जब तक आपका पाकिस्तान में 2 तबकाती निज़ाम भी है, सिर्फ तालीमी निज़ाम ही नहीं, बल्कि तबकाती तौर पर भी हम 2 हिस्सों में हैं। एक हमारा एलीट क्लास है और एक हमारी अब तो मिडिल क्लास समझें कि ना होने के बराबर ही है, हम जैसे लोग हैं, या लोअर मिडिल क्लास है। जब तक हम इस तबकाती निज़ाम को खत्म करने में कामयाब नहीं होंगे, हमारा कोई भी सिस्टम एक लेवल पे नहीं हो सकता। तो आपके ख्याल में दो तबकाती निज़ाम को एक तबकाती निज़ाम में कैसे तब्दील किया जाए? हाँ, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अक्रॉस द बोर्ड हर किसी के ऊपर होनी चाहिए। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं, अमल दरामद कैसे कराया जाए? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं है, हमें ये देखना चाहिए। और अमल दरामद होगा व्हेन द विल ऑफ द स्टेट होगी, स्टेट के अंदर विल होगी कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हो जाएगा। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि स्टेट कोई चीज चाहे और वो ना हो। पाकिस्तान में जब से प्राइवेट तालीम उरूज पर आई है, तालीम आम है, तरबियत का बड़ा फौजान पाया जाता है। हमारे आपके दौर में तरबियत उरूज पर आती है। नहीं, मैं आपसे इसका एक थोड़ा सा शेयर करता हूँ। आप शायद मेरे से मुत्फिक हो जाएंगे। मैंने 1970 या 71 में पहली क्लास में एडमिशन लिया। सिंस सेकेंड क्लास, पहले से मैं दूसरी में गया, दूसरी क्लास से मेरे थ्रू आउट द माय एजुकेशन, तो उसमें हमारे यहाँ एक ट्यूटोरियल पीरियड होता था जिसे हम बज़्म अदब उस वक्त कहते थे, आजकल नहीं है। तो हाँ, वो तो चले सब्जेक्ट्स है ना। उसके बाद हमारे यहाँ एनुअल स्पोर्ट्स होती थी। एनुअल स्पोर्ट्स का भी अब
देखें अभी पिछले दिनों, पिछले 1-2 साल पहले वो अरशद नदीम नेजाबाज, वो बड़ा चर्चा हुआ जनाब के इसने ये सारी गेम्स नेजाबाजी, वो हेलमेट थ्रो और पता नहीं क्या क्या, ये सारी हम खेलते थे, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, और इसमें लड़कों के सर फट जाते थे, इतना एग्रेशन होता था एक दूसरे में खेलों में। ये सारी स्पोर्ट्स खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद आपके पीटी शोज होते थे। जी बिल्कुल। हमारा कोई क्लास खत्म होनी तो किसी ना किसी टीचर ने आ जाना, उसने हमें अखलाकी सबक देने। मुझे बहुत सारी चीजें अपने उस्ताद की आवाजें मेरे कानों में अभी तक मौजूद हैं, जो उन्होंने ऐसे कहा, आज वो नहीं है। हम तालीम को कंट्रोल शेड ले आए हैं, जैसे मुर्गियों का शेड होता है ना। प्राइवेट तालीम ने क्या किया कि एक फुट में एक बच्चा बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, उसको आप पहाड़े याद करा रहे हैं, टेबल्स कहते हैं उन्हें, 1 टाइम 1 2 टाइम 2, और उनको लिटरेचर पढ़ाते हैं, लेकिन तरबियत कोई नहीं है। तो सर आपके ख्याल में निज़ाम तालीम को कैसे फ़ाल बनाया जाए? जी, उसमें फ़ाल ऐसे है कि एक तो इसका लेवल एक ही आ जाए, बेशक प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है जी, उसमें क्लास 1 से या जब बच्चा दाखिल होता है, एक तो मेरे ख्याल में हम जुल्म करते हैं कि 3 साल का बच्चा हम उठा के स्कूल में फेंक देते हैं। मैं एडमिशन नहीं कहता, मैं कहता हूँ स्कूल में फेंक देते हैं। उसके ग्रो करने की एज जो है वो 6 साल है, 5 साल। हम 6 साल के होते थे जब हमारा होता था, तो बच्चे को वो ग्रोथ होती नहीं है मेंटली उसकी, कि उसके ऊपर इतना वजन डाल दिया जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा वो आपका मसलन रट्टा जिसे बोलते हैं वो मेमोराइज तो बहुत अच्छा होगा जी, लेकिन उसका जहन जो है वो सर शोभा सेल्स रेवेन्यू कॉर्पोरेट की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? ये एक्चुअली मैं आपको जैसे बताया, मैंने यूसुफ अदल कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्वाइन की थी, तो मैंने सी एंटर किया। जब मैं फारग हुआ हूँ 1993 में जी, तो उस वक्त पाकिस्तान में एक स्पिनिंग मिल्स के ऊपर, हमारी टेक्सटाइल के ऊपर थोड़ी सख्ती आई। एक लीव कर्ल वायरस 2-3 साल के पास के ऊपर आया, तो इंडस्ट्री बड़ी डाउन थी। तो इंडस्ट्री में जॉब पहले ही कम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये फिर मुझे अपने इसी प्रोफेशनल फील्ड में ही, मेरे बॉस थे हामिद मसूद साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्होंने मुझे इस तरह प्रैक्टिस का लाइसेंस लिया। एफबीआर से उस वक्त होता था सीबीआर जी, बिल्कुल इस्लामाबाद से मुझे वो मैंने किया। तो इस तरह फिर मेरा वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। सर क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी हैं? जी नहीं। जैसे कि आपने बाहर की सियासत में हिस्सा लिया और बड़ी खिदमत पेश की, जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाज रहे, नायब सदर के ओहदे पर, आपके पास क्या मंशूर थे अपने वकला और टैक्स एडवाइजर के हवाले से? देखें उसमें हमारा जो फैसला टैक्स बार है जी, टैक्स बार छोटी बड़ी बार नहीं होती इतनी ज्यादा। मैं 2020 में जनरल सेक्रेटरी था। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हमारा टेन्योर स्टार्ट हुआ तो कोरोना आ गया था। बिल्कुल। तो हमारा मंशूर यही होता है कि जो हम टैक्स अवेडर्स या टैक्स बचाने वाले लोग नहीं होते, बेसिकली हम मीडिएटर होते हैं कि गवर्नमेंट को उसका ड्यू टैक्स पूरा मिल जाए जी, और जो टैक्स पेयर है उसके जो मफादात हैं, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी डिफीट नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी जब अपने करने पे आती है तो वो टैक्स पेयर के मफादात को नहीं देखती, वो अपनी कलेक्शन की तरफ उनकी तवज्जो होती है। जो टैक्स पेयर है बेसिकली पूरी दुनिया में कोई भी बंदा खुश होकर टैक्स नहीं देता, जाहिर है। अपने टैक्स कंसल्टेंट के हवाले से आपने क्या खिदमत पेश की, उनकी वेलफेयर के हवाले से? जी, टैक्स पेयर की वेलफेयर के हवाले से तो ये कि हम उनको टैक्स कंसल्टेंट, हाँ, टैक्स कंसल्टेंट्स के हवाले से हमने जो डे टू डे हमारे चेंजेस आती हैं लॉ में या एफबीआर की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव जो एसआरओज इशू होते हैं जी, उसके लिए हम अपने अपने कंसल्टेंट को प्रॉपरली टाइमली अवेयर करते हैं। उसके ऊपर हम अपना मुख्तलिफ सेमिनार्स करते हैं जिसमें हम बड़े बड़े स्पीकर्स को और जो अपने फील्ड के माहिर होते हैं जी, उनको बुलाते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा लोग उसमें शिरकत करते हैं हमारे कंसल्टेंट। सर जब आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा बने
और टैक्स कंसल्टेंट भी बने, तो टैक्स कंसल्टेंट बनने की शराइत क्या थी? अच्छा, उसमें टैक्स कंसल्टेंट बने हम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का प्रॉपर हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन होता है ना, उसके साथ हम डील करते हैं। तो उस वक्त तो शराइत ये थी कि बेसिकली आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए जी। और 1 साल का आपका किसी टैक्स लॉयर के साथ या जो आदमी ऑलरेडी टैक्स का काम कर रहा है उसके साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वो हमारे डॉक्यूमेंट्स बाई डाक ही चले गए थे इस्लामाबाद जी, और वहाँ से बाई डाक ही मुझे वापस आ गए थे उसके लाइसेंस के साथ जी। लेकिन ये होता है कि जब आप कोई भी वकील या लॉयर बनता है जी, बेसिकली उसका पता चलता है जब केस को डील करता है जी। बगैर पढ़े केस डील नहीं हो सकता। अगर आप उसमें कोई कमी है आपके अंदर, पढ़ने में कमी है, कोई महारत में कमी है, तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। तो यही वजह है कि जो लॉयर्स हैं इनकी पासिंग आउट रेशो जो है वो काफी हाई। सर, आपके चंद साथी हैं टैक्स एडवाइजर, टैक्स कंसल्टेंट, उन्हें बार की तरफ से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमें टैक्स के हवाले से लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती चीफ कमिश्नर के ऑफिस में। इनको कैसे दूर किया जाए, इनका हल क्या है? असल में उनमें ये है कि जो बार की हमारी इंतजामिया है जी, उन लोगों को बार इंतजामिया के साथ रब्ता करना चाहिए जी। और इज्तिमाई तौर पे जो मामला उनके हैं, अगर इंडिविजुअली हम एक एक बंदा डील करेगा तो वो तो लाइनें लगेंगी जी। और मेरा ख्याल है कि हमने काफी हद तक इसके ऊपर काबू पाया इन चीजों के ऊपर। मसलन जब इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल होती है तो उसकी एक्सटेंशन का मसला होता है, लोगों को टाइम चाहिए होता है, वो हम इज्तिमाई तौर पे ही चीफ कमिश्नर साहब के साथ या मुतल्लिका कमिश्नरान के साथ हम रब्ता करते हैं और उनकी मदद के साथ ही या उनकी बिल के साथ ही हम इन मामलों को हल करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को कम से कम उनका वक्त जाया हो। और क्या ऐसा भी पाया जाता है कि बार की क़यादत मुंतखब होने के बाद अपनी ज़ाती मफादात के खातिर झुक जाती है या बिक जाती है? अच्छा, टैक्स में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, देखें, मतलब एक सदर बन गया टैक्स बार का, या उसका ज़ाती मफाद क्या हो सकता है जी, है ना? तो गवर्नमेंट अदर साइड पे एफबीआर है, उसको तो अपनी रेवेन्यू कलेक्शन के साथ है। तो इस टैक्स बार में मेरा ख्याल है अगर आप किसी और बार में चले जाएं बड़े, जहाँ पे कुछ ठेके हैं और ये है और वो है। सर, आपके पास तो अहम सीटें रही, जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर, आपने बार के हवाले से क्या इक़दाम उठाए? मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज किया था, जब मैं सेक्रेटरी था तो हम कोरोना और मुल्क में लॉकडाउन आ गया था, तो वहाँ पे हमने ना सिर्फ टैक्स के हवाले से, अपने कंसल्टेंट्स के हवाले से हमने इकदाम किए ऑन जूम के ऊपर, और हमने अपने सारी जो टैक्स आरटीओ के अंदर जो एंट्री बैन थी उसके हवाले से हमने जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किया एफबीआर इंतजामिया के साथ मिलकर। ना सिर्फ ये किया बल्कि हमने सोशल लेवल पे भी फिर उस वक्त हमने काफ़ी काम किया, क्योंकि लोगों के ऑफिस बंद हो गए थे, हमारे अपने कंसल्टेंट भाइयों के, दोस्तों के, सबके बंद थे, तो उस वक्त हर कोई किसी ना किसी। सर, 2020 की बात की जाए तो आपके दौर में बार काफ़ी मजबूत नज़र आती थी, आजकल कुछ लचक नज़र आती है बार में, क्यों? अच्छा, ये हमेशा से इंसानी ज़िंदगी में आप देखें, ये तो एक कुदरत का है कि दिन जो है वो चलते रहते हैं। तो कभी हम इस वक्त दो भाई बैठे बातें कर रहे हैं जी, शाम को या कल को हो सकता है हमारे अंदर कोई किसी बात पे इख्तिलाफ पैदा हो जाए जी, वो विद ड्यू कोर्स हमारा खत्म भी हो जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स कवानीन क्या है? देखें, असल में हमारा जो मसला है ना वो यही है कि हमें टैक्स का लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है जी। और ये मैं समझता हूँ ये एफबीआर की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की या किसी भी गवर्नमेंट की नाकामी है कि वो अपनी पब्लिक को टैक्स के हवाले से अवेयरनेस दे ही नहीं सकी जी। अच्छा, आगाही मुहिम शुरू कर आगाही मुहिम नहीं, जब इनका मतलब ये है कि जब ये आगाही मुहिम शुरू करते हैं तो ये ताजरों से इंटरेक्ट करते हैं जी। अच्छा, ताजिर जो है उसका टैक्स के साथ इतना ताल्लुक नहीं है, उसको तो अपने बिजनेस के साथ है जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके टैक्स मैटर्स को कौन डील करता है? उसके या तो फाइनेंस जी, या उसके कंसल्टेंट,
कंसल्टेंट। एफपीआर को चाहिए कि उनके जो मुलाजमीन हैं या उनके कंसल्टेंट हैं उनको एंगेज करें। पहली बात तो ये। दूसरे मेरा ये है कि हमें प्राइमरी एजुकेशन के बाद ना एक छोटा या बल्कि शुरू से बेशक 1-1.5 सफ़े का टैक्स का चैप्टर शामिल कर देना चाहिए हमारी एजुकेशन में, निज़ाम तालीम, ताकि जब बच्चा अपने एज में आए तो उसको पता हो कि यार मैंने ये टैक्स होता है, ये मैंने देना है और इसकी वजह क्या है और मैंने क्यों देना है। तो ये चीजें हमें। आपकी नजर में एक बिजनेसमैन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए बिजनेसमैन के अंदर मैं तो सिंपल सी बात है, एक क्वालिटी अगर उसके अंदर आ जाए वो अपने मुलाजमीन को खुश करते हैं। किस तरह? देखें मैंने बहुत देखा है कि हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन अपने मुलाजमीन को उनकी शादी गमी पे हेल्प भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ाते। वो एक है सिंपल सा इतनी सैलरी इनको देनी है जी बिल्कुल। उसके बाद अगर एक मुलाजम अपने घर से पीछे से खुश होकर बैठा होगा, मैं इसको कहता हूँ कि उसको बिजनेस की सेंस ऑफ ओनरशिप दे। राइट। बिजनेसमैन उसका अपना जो बिजनेस है, अगर मुलाजम ये समझेगा कि ये मैं इस फैक्ट्री में इस मिल में मैं बैठा काम कर रहा हूँ, ये मेरी मिल है, इससे मैं सैलरी लेता हूँ, इससे मुआवजा लेता हूँ, तो वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा बजाय इसके कि वो अगर ये सोचे अच्छा यार मैंने तो 20,000 लेने हैं, 25,000 लेने हैं और साथ में झिड़कें पड़नी है और ये होना। अच्छा दूसरी ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हर जैसे बाकी डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, ये सैलरीज को और एम्प्लॉयज को भी इसकी डिजिटलाइजेशन कर दें और हर मजदूर उस वक्त तक उसको वो उसकी सैलरी एक्सेप्ट ना करें एज एन एक्सपेंस जब तक कि वो ईएसआई या सोशल सिक्योरिटी उसकी ना हो जाए। सर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में टैक्स तरमीम कारोबारी इदारों में पैदावार माल की तरसेल के इख्तियारात हासिल, मसाइल कहाँ पैदा हो रहे हैं? मसाइल देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया कि पूरी दुनिया में टैक्स कोई भी खुश होकर नहीं देता, ठीक है ना। और जो एफबीआर के पास जो इख्तियारात अपने इस्तेमाल करता है उसके एफबीआर के पास स्टाफ की बहुत कमी है। देखिए अगर हमारे 10,000 दुकानें रिटेल शॉप्स होंगी तो उसके लिए तो 30, 35, 40 बंदे तो वो काफ़ी नहीं है। दूसरी इसकी वजह ये होती है कि फिर वो हम अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। अच्छा अब तरमीम आ रही हैं कि हम वीडियो लिंक के जरिए प्रोडक्शन को मॉनिटर करेंगे, उसमें स्पिनिंग है और 1-2 और घी वगैरह भी उन्होंने शायद ऐड किया है, तो इससे कुछ बेहतरी आने की मुझे तो नजर आ रही है। सेल्स रेवेन्यू के शोबेजात में शॉर्टफॉल जिम्मेदार कौन? इसमें जिम्मेदार स्ट्रेट फॉरवर्ड एफबीआर खुद है। रिटर्न के हवाले से भी सवालिया निशान। जी रिटर्न देखें उसमें रिटर्न फॉर्म में इस दफा काफी चेंजेस आ रही हैं, उन्होंने रिटर्न दे दी। देखें जो कुछ भी उन्होंने इंफॉर्मेशन रिटर्न में मांगी है एज ए टैक्स कंसल्टेंट या मैं एफबीआर की साइड से देखूं तो एफबीआर का हक है कि वो इंफॉर्मेशन ले। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी पहले हमने बात की लैक रेवेन्यू शॉर्टफॉल की, उसमें एफबीआर की यही है कि वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हो पा रही ना। जी बिल्कुल। वो जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उसके ऊपर किसी भी ताजर को या किसी भी कंसल्टेंट को तहफ़्ज़ात नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल। बिकॉज ये उसका हक है एफबीआर का, वो उसके पास इंफॉर्मेशन होगी तो कलेक्शन होगी। ताजर या जो बहुत सारे लोग हैं वो इंफॉर्मेशन अपनी पूरी एफबीआर को देने में राजी नहीं है, उनके अपने तहफ़्ज़ात हैं कि जब इंफॉर्मेशन चली जाती है एफबीआर के पास तो वो वहां पे मिसयूज भी होने के चांसेस होते हैं कि उसमें ये होता है कि पार्शली इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, कोई बंदा बच जाता है। कोई टैक्सेस तमाम शोबोजात में खामियों का हल क्या है? हाँ जी, खामियों का हल यही है कि हमें जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी टैक्सेस की, देखें हमारी कलेक्शन जो है इनकम टैक्स की 2 तरह के टैक्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं
एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते जी हैं। बिल्कुल। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी इन्फ्लेशन का या महंगाई का सबब बनते हैं। हमारी जो कलेक्शन है डायरेक्ट टैक्स की, ये तकरीबन 90 से 95% विद होल्डिंग टैक्सेस है। जी। विद होल्डिंग टैक्स का मतलब ये हुआ कि हमने इम्पोर्ट किया रॉ मटेरियल, उसके ऊपर हमारा टैक्स विदहेल्ड हो गया। जी। मैंने किसी को सेल किया, उससे मैंने पेमेंट ली, उससे मेरा विद होल्डिंग टैक्स आ गया। अच्छा, ये अल्टीमेटली जो ताजर है वो ये डायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इसकी वजह ये है कि हमें जो कलेक्शन है ना, इसके ऊपर एफबीआर को सोचना चाहिए कि ये हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है ये इनडायरेक्ट मोड में कन्वर्ट ना हो। बेसिकली हो यही रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स भी कलेक्ट हो रहा है वो सारे का सारा जो कंज्यूमर है अपनी बिजनेसमैन है वो अपनी कॉस्ट में शामिल कर। एफबीआर में लाखों फाइलर्स का नेट पर इजाफा, एफबीआर में लाखों फाइलर्स का इजाफा, मगर इजारा हजफ से महरूम नजर आया, क्यों? अच्छा, उसकी बेसिकली 2-3 वजूहात हैं। मेरे तो 2 मेजर हैं। एक तो ये है कि हमने जो फाइलर्स का इजाफा किया है जी पिछले 3-4 साल में जी। हमने हर सरकारी इदारे से कहा जी आपके मुलाजमीन जो हैं उनका रिटर्न फाइल होना चाहिए। राइट। हमने प्राइवेट मुलाजमीन से भी कहा इनका रिटर्न फाइल होना चाहिए। एक्चुअली वो लोग फाइलर नहीं थे लेकिन टैक्स पे कर रहे थे। हर कोई बंदा सैलरी का अपना टैक्स पे कर रहा था। तो ये मेरा ख्याल मिलियंस के करीब लोग होंगे जिनकी इन्होंने एनरोलमेंट करके तो उनको टैक्स फाइलर बनाया, लेकिन टैक्स में इजाफा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपना टैक्स दे रहे हैं। जी बिल्कुल। इसकी एक वजह तो ये है कि दूसरी ये है कि हमें जो ब्रॉडनिंग टैक्स बेस है ये एफबीआर को आउटसोर्स कर देनी चाहिए टैक्स बात को। जी। कि जो नए फाइलर बनाने हैं ना वो अगर करप्शन खत्म हो जाए और उसमें ये आउटसोर्स, मेरा मशवरा है कि आउटसोर्स कर दें, ये ज्यादा वो। आपकी नज़र में नेट टैक्स पेयर्स को कैसे नेट पे लाया जाए, क्या वो सियासतदान हो, आवाम हो या बिजनेस कम्युनिटी हो? देखें, अभी एफबीआर इस तरह भी तो जो कर रहा है जो पिछले साल हमारा बजट आया था उसमें फाइनेंस बिल में कि आपकी जो फॉरेन ट्रेवलिंग है आप फाइलर होंगे तो कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। आप बिजली का मीटर लगवाएंगे तो फाइलर होंगे तो लगवा सकेंगे, नहीं लगवा सकेंगे। आप बैंक अकाउंट है आपका, आप फाइलर हैं तो बैंक अकाउंट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। इसी तरीके से ये बेशुमार हर जगह पे जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है ना वो आपका एनटीएन है। जी। उसको अगर वो अब शनाख्ती कार्ड के साथ लिंक है, अगर उस एनटीएन को एफबीआर की रजिस्ट्रेशन को हर काम के साथ लिंक कर दें जी तो ये ऑटोमेटिकली हमें फाइलर बनाने में। नए बजट की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ, अवाम के लिए जून कैसा महीना होगा? अच्छा, ये बजट के हवाले से तो इस वक्त जो हमारा शॉर्टफॉल का चल रहा है, देखें हमने ईद के बाद भी जुम्मा हफ्ता इतवार तीनों दिन बैंक भी खुले हैं जी और एफबीआर भी अपना है, तो इसका मतलब है कि शॉर्टफॉल काफ़ी ज़्यादा है, हमें कलेक्शन में प्रॉब्लम पेश आ गई। तो जून तो चूंकि हमारा वैसे ही साल का होगा जिसकी हमें बजटिंग में वो सारी जी, तो ये काफ़ी सख्त महीना मैं देख रहा हूँ। सख्त होगा, गर्मी होगी जी, गर्मी भी होगी और सख्त होगा। तो सर कलेक्शन के हवाले से कहाँ रुकावटें हैं और कलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही है? अच्छा, कलेक्शन देखिए एक तो वही है कि शॉर्टफॉल है, मेरा ख्याल है इसका भी स्टाफ का भी एफबीआर के पास। दूसरी ये है कि हमारे यहाँ जो एफबीआर असेसमेंट्स करता है जी, वो लीगल साउंड बेसिस पे नहीं होती। वो असेसमेंट करता है, इसकी तरफ 20 करोड़ निकाल दिया, इसको 4 करोड़ टैक्स है, उसको 50 करोड़ टैक्स है। वो एक 20 जो उसका एपलेट फॉर्म है ना जी, उसको वो सर्वाइव नहीं करता। वो सर टैक्स कलेक्शन के हवाले से चीफ कमिश्नर से लेकर नीचे तक का तबका बिला वजह नोटिस जारी कर देता है और 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है जी टैक्स कलेक्शन जारी करें। नहीं, वो ऐसे नहीं है। देखें, उसका टैक्स कलेक्शन का हमें हर चीज जो है वो एफबीआर के ऊपर नजर नहीं डाल सकते जी। उनका एक प्रोसीजर है सारा कि देखें वो आईआरएस के ऊपर ऑनलाइन नोटिस देते हैं। वो कि अब हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया हुआ या
हायर कोर्ट से है कि आप उसकी जो है फिजिकल आपके ऊपर सर्विस हो डॉक्यूमेंट की वो देते हैं, उसके ऊपर टैक्स पेयर बाज़ दफ़ा तवज्जो नहीं देते, ये भी नज़ारा है कि वो देखते हैं एंड तक। तो फिर जब वो असेसमेंट हो जाती है तो उसके लिए फिर वो उनका एक पूरा प्रोसीजर है कि जब आप एक अपील कर देते हैं उस एपलेट जब तक वो अपील पेंडिंग है आपकी वो रिकवरी नहीं करते आपसे। जब एक लेवल ऑफ अपील जो टैक्स पेयर हार जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर फिर रिकवरी का बोझ आना। सरकारी मुलाजमीन हो या प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहों और इजाफे के हवाले से, पेंशन के हवाले से वज़ीर ख़जाना IMF के पास क्यों गए? देखें, जिससे हमने उधार लिया होता है, आप बैंक से उधार लेते हैं, मैं ये नहीं कहता कि IMF क्या कहता है IMF ये कहता है आप अपने सोर्सेज को बेहतर करें। आप मेरे से लोन ले रहे हैं, क्यों नहीं कि आप अपने सोर्सेज बेहतर करें, अपनी कलेक्शन बेहतर करें। अच्छा, अब IMF बैठा हुआ है मसलन हमसे हज़ारों मील दूर, तो के ये डिजिटल वे है, लेकिन इसके बावजूद जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें हमारा टैक्स पेयर भी टैक्स दे के राजी नहीं। और FBR जो है वो अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन करने में नाकाम है कि मेरे ऊपर भी वही लॉ हो, आपके ऊपर वही लॉ, दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो तो हम बराबर हैं। अगर हमें से एक के ऊपर टैक्स के कवानीन नाफज हैं, एक के ऊपर नहीं है, तो फायदे में कौन? जो पे नहीं कर रहे वो। हाँ, जो पे नहीं कर रहे, तो लोग फिर उसको फॉलो करेंगे या टैक्स पेयर को फॉलो करेंगे? नए बजट में वजारत खजाना मैशियत के बेहतरी के हवाले से क्या ठोस इक़दाम उठा सकता है? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर हमारी विल हो तो ये मसलन वो क्या बोलते हैं कि मिट्टी बड़ी जरखेज है ऐसा की, तो इसमें थोड़ी सी नमी की ज़रूरत है हमें, अदरवाइज सारा कुछ हो सकता है। तवानाई बहरान कारोबारी शख्सियत मुतासिर, जिम्मेदार कौन? दोबारा ज़रा इस पर रिपीट कीजिए। तवानाई बहरान, हाँ जी, कारोबारी शख्सियत मुतासिर, जिम्मेदार कौन? अच्छा, इसमें जिम्मेदार तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तानी होनी चाहिए जी, रियासत होनी चाहिए क्योंकि वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं ना। लेकिन उसमें जो हमारी बुनियादी जो वजह मैं समझता हूँ वो हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि हम कभी भी कोई भी एक गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसीज बनाती है, उस पॉलिसी के पीछे कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। जैसे शॉर्ट टर्म पॉलिसी में हमें कोल प्रोजेक्ट लगाने पड़ते हैं कि यार शॉर्ट टर्म इसको हम कर लें। अच्छा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी में बड़े डैम्स जो उनकी तरफ हमें जाना है, वो अभी गवर्नमेंट अपने उस प्रोसीजर में होती है, मिडवे में जाके वो पॉलिटिकल चेंज आ जाती है, बिल्कुल, तो उनकी पॉलिसियां और हो जाती हैं। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो सर आपके ख्याल में कारोबारी शख्सियत के खदशात को कैसे दूर किया जाए? हाँ जी, उसमें ये है कि कारोबारी शख्सियत के खदशात मैं ये समझता हूँ कि जो FBR है या जो गवर्नमेंट है कलेक्शन के हवाले से कारोबारी हजरात के पास, चैम्बर्स के पास जाएं, उनको बताएं जनाब ये हमारा टारगेट है, इस मुल्क के लिए आप हमारा टारगेट। आजकल तो देखने में आ रहा है सर चैम्बर्स की खिदमत के हवाले से भी खदशात पाए जा रहे हैं। सवाल ये निशान नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। जी, आप चैम्बर्स के पास जाएं, उनसे कहें कि ये हमारा टारगेट है, इस मुल्क के लिए आप हमें ये टारगेट पूरा करवा दें, उसके एवज हम आपको क्या देंगे? हम आपको ये देते हैं कि इस साल के लिए FBR का बंदा आपके यूनिट के ऊपर नहीं आएगा, आपको नोटिस नहीं जारी करेंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ी है कि ये अपनी वो करवा देंगे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को जो कलेक्शन होती है, अगर 1 रुपया कलेक्शन होती है तो ताजर की जेब से 2-2.5 रुपए निकल रहे होते हैं। सर चैम्बर्स में हमने देखने में आया, हमने देखा है चैम्बर्स में सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत को इन्वाइट किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने, लेकिन अमल दरामद नजर नहीं आता। चैम्बर्स के हवाले से भी सवाल निशान बना हुआ है और
ताजिरों के खदशात भी पाए जाते हैं। चैम्बर जबकि रीढ़ की हड्डी रखती है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, हल क्या है? अच्छा, उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि जो चैम्बर्स हैं, जाहिर है वो भी ऑर्गेनाइजेशन है लोगों की। कुछ लोग बड़े ताजर होते हैं, कुछ छोटे हैं, सब अच्छे बुरे सब मिल है। उसमें भी प्रॉब्लम यही है कि जो हम पिछले 15 साल से, बल्कि 20 साल से हम ये जो डिजिटलाइजेशन टैक्स इसमें तरमीम हो रही हैं बेहतरी के लिए, हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। उसमें ये हुआ कि अब जो बड़े यूनिट्स हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं विद द सेल टैक्स। जी बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा छोटा ताजर है या छोटा तबका है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब जो बड़े इदारे हैं वो कहते हैं जी हमने तो बिजनेस उसके साथ करना है जो मुझे सेल टैक्स में रजिस्टर होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज में अगर देखें तो सेल टैक्स की इम्प्लीकेशन स्मॉल ताजर के ऊपर वो उसको जीने जगह नहीं छोड़ती, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी खा जाती है। बिकॉज बुक्स में तो बड़ा शानदार है कि जी ये आपका टैक्स है, ये आपने कलेक्शन कर लिया मार्केट से और आपने आगे पे कर दिया, तो आपका तो कुछ भी नहीं। टैक्स पेयर का एक सवाल सामने आया सर, उनकी ख्वाहिश ये है कि एफपीआर टैक्स पेयर को कुछ रिलीफ फराहम करे, जैसे कि एंटी कार्ड है, इसी तरीके से खरीदारी पर भी उन्हें कुछ रिलीफ दिया जाए, ऐसा कुछ है? जी देखें, इसमें मेरी एक मीटिंग हुई थी हमारी एज ए बार उनके साथ। पहले तो उन्होंने एक बनाया था कि जनाब आप डिजिटल इनवॉइस लें, वो हमारे साथ शेयर करें, हम कुरान अंदाज में आपको उसका 50,000 रुपये देंगे या गाड़ी देंगे, ये करें। लेकिन इसके उलट सुनने में आया था कि वो एक ऐसी स्कीम लेके आ रहे हैं कि आप उनके साथ अनवेरिफाइबल इनवॉइस शेयर करें, जो पीओएस के साथ या उनके सिस्टम के साथ। तो उस इनवॉइस के ऊपर अगर वो साबित हो जाती है तो उस ताजर को जुर्माना होगा और उसका वो कुछ परसेंटेज आपके अकाउंट में डायरेक्ट। जैसे कि अभी आपने फरमाया 15-20 सालों से बड़ी स्पीड से टैक्स कानून रोज तब्दील हो रहे हैं, इसमें एक ताजी पॉलिसी भी आई, अब पीओएस भी इसके मुताबिक कराई गई है, इससे फायदे क्या हैं सर? अच्छा, इसमें ऐसे है कि ये हम देखें, पहले हम एक सिंपल पेज रिटर्न, मेरी ये सेल है, ये परचेज है, ये मुझे बचा, ये टैक्स ले लें, ये फारग हो गए। 2007 में हमने सेल टैक्स का जो गोशवारा है वो हमने ऑनलाइन कर देना, उसमें भी हमने ये मेरी सेल है, ये मेरे। फिर उसके 1-2 साल बाद उन्होंने कहा यार इस तरह करें कि हमें कम से कम ये बता दें आपने किन किन लोगों के साथ बिजनेस किया है। फिर आया कि जनाब एक समरी आ गई, इनवॉइस समरी आ गई कि यार इसमें बता दें कि आपने अगर ए के साथ काम किया तो उसकी कितनी इनवॉइसेज हैं। अब पोजीशन ये आ गई कि हम डे बाय डे जो इनवॉइस में आज इशू करता हूँ वो एफबीआर के डेटाबेस में चली जाती है। इसकी इसमें टैक्स कलेक्शन के लिए बहुत आसानी है और कंसीलमेंट का फैक्टर जो है, जो पहले है, जो हम 1 महीने के बाद या साल के बाद अपना गोशवारा बना के देना, वो अब डे पे उसमें कंसीलमेंट का फैक्टर बहुत कम हो गया। लेकिन जो आपकी शॉर्टफॉल है रेवेन्यू में वो ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू एक्सचेंज रेट जो पिछले 3-4 साल से हमारा ऊपर चला गया और वो अब वो एक स्टेबल है। और एक्चुअली शॉर्टफॉल ये नहीं आता कि पिछले साल हमारी ये कलेक्शन थी तो इसमें मेरा ख्याल नहीं है इतना शॉर्टफॉल, कि हम जो अपना टारगेट रखते हैं ना वही कोई रियलिस्टिक नहीं होता कलेक्शन का। ईद उल अज़हा का मौका, कुर्बानी के आयाम में जुम्मा, हफ्ता, इतवार, टैक्स कलेक्शन के हवाले से बैंक और दीगर इदारे खुले हुए हैं। क्या एफबीआर अपनी खामियों को छुपाने के लिए टैक्स पेयर को ये मौके फराहम करती है? जी नहीं। देखें, मैंने अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि एफबीआर की खामी यहाँ तक है कि वो टैक्स कलेक्शन में नाकाम है, अपना टारगेट अचीव करने में नाकाम है। उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, उसमें हमारे स्टाफ की गफलत भी है, करप्शन भी है, ये नहीं कि करप्शन नहीं, हम इसको एकदम से नहीं, और ताजर का भी चालाकियां मौजूद हैं कि हम बिजनेस को क्या करते हैं। लेकिन ये है कि चूंकि ये इस मुल्क का मामला है, हमने अपनी इस मुल्क को चलाना भी है,
जी। तो फाइनेंस जो है, जो टैक्स कलेक्शन है, वो आपके खून की हैसियत रखती है बॉडी में जो। तो कम से कम उसके लिए हमें ये इकदाम वो कर रहे हैं तो दुरुस्त है, लेकिन तकलीफ ज़रूर आएगी ताजर को कि आपका सारा इस वक्त जो है कुर्बानियों की तरफ जी। और ईद के ऊपर आपके अखराजात हैं और ये हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। आपको ये जो कल तक के जो थी ना, इस पे कंप्लीट कर लेना चाहिए था। सर, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स सरकारी मुलाजमीन, प्राइवेट मुलाजमीन और अवामी पे करती है। ये इनको क्या नए बजट में रिलीफ मिलेगा? जी, हर बजट में गवर्नमेंट अनाउंस करती है, जी। उसमें बढ़ोतरी भी अनाउंस करती है। सैलरी के ऊपर जो टैक्स जो है, देखें एक वक्त में हम 6 लाख रुपए तक जी। लोगों को टैक्स एग्जाम मसलन शेड्यूल था कि 6 लाख से ऊपर जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जी। एक वक्त पे हमने 12 लाख पे भी ले गए थे, फिर सैलरी को हमने 12 लाख तक रहने दिया। जी। अब देखें बिजनेस इनकम के ऊपर हमारा 12 लाख सैलरी इनकम के ऊपर कोई तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये टैक्स बनता है, जबकि सैलरी पर्सन को वो 15,000 है। तो पहले से है। करप्शन के हवाले से FBI के महकमे को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? वो डिजिटलाइजेशन इसी वजह से हो रही है ज़्यादा कि उसमें जो ह्यूमन इंटरेक्शन है ना टैक्स पेयर का और FPR का ह्यूमन, उसको मिनिमाइज किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए। और ये जो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी वीडियो कैमरा के जरिए मुख्तलिफ प्रोडक्शन की, तो ये इसका यही मंजिल है कि जो टैक्स पेयर का और FPR का ह्यूमन इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाए, तो आपकी करप्शन नहीं आ जाएगी। सर, बजट से कबल IMF की नई शराइत सामने आई है, वो क्या है? अच्छा, इसके बारे में मैं अभी इतना इल्म नहीं रखता जी, क्योंकि पिछले चंद दिनों से मैं IMF की नई शराइत को कैसे काबू किया जा सकता है? देखें, IMF की जो शराइत हैं वो बेसिकली अगर हम IMF को और FATF को मिला के देखें तो ये मामला सिर्फ IMF का नहीं है। जो शराइत हैं वो FATF की भी हैं। FATF जो आपको वो कहते हैं ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, व्हाइट लिस्ट है, तो उसमें बेसिकली वो FATF की है जो IMF के जरिए हमें आती है कि वो कहते हैं जी आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सीधा करें, जो ट्रेल ऑफ मनी है उसको सीधा करें, क्योंकि वो समझते हैं कि जो हमारी इल गॉटन मनी है, जो अनटैक्स पेड ब्लैक मनी जिसे वो सारी की सारी हमारी वो किसी गलत जगह पे इस्तेमाल जाके होती है, जिसकी वजह से दुनिया में अनरेस्ट आता है। तो कैसे वो इसको क्लियर किया जा सकता है? वो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, अभी देखें हमारे पास उसका है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ भी है। ज्यादातर आपने जब बात की है इम्प्लीमेंटेशन की, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराया जाए रियासत से? हाँ, वो जब तक आप करप्शन खत्म नहीं करेंगे FPR से, करप्शन कैसे खत्म हाँ, की जा सकती है? उसमें यही है कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो मिनिमाइज किया जाए। क्या आप समझते हैं कि महंगाई मुआशी ही नहीं एक समाजी चैलेंज भी बनती चली जा रही है, और रोकथाम किस तरह मुमकिन है? अच्छा, उसमें मैं जो समझता हूँ कि बेसिकली हमारा जो मसला है, मैंने शुरू में बात की थी कि हम अपने मजदूर का ख्याल नहीं करते। जी। अब बात यह है कि ये जो बड़ी बड़ी हैं कि GDP है, टैक्स टू GDP रेशो है, ये है वो है, इस सब का बेनिफिशरी कौन है? मेजर बेनिफिशरी आपकी 1 या आधी % आबादी है। एक फैक्ट्री है, उसमें 400 मजदूर हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं दूसरे, वो अगर 1 करोड़ रुपया कमाती है तो आपका जो मजदूर है वो 25,000 रुपये 35,000 रुपये सैलरी ले रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम वही जो 1 करोड़ वो 10 करोड़ कमा लेते हैं, लेकिन उस 10 करोड़ का मेजर बेनिफिशरी कौन है उस 500 बंदों में से? जस्ट ऑनर। मजदूर को कोई चीज़ भी उसके मतलब उसको ये भी नहीं है, उसको बोनस भी नहीं है, उसको इवन बल्कि जो आपका वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड कंपनीज में है वो भी मुख्तलिफ तरीकों से मजदूर तक नहीं पहुंचता, बाहर से बाहर निकल जाता है। तो इसमें ताजर का कसूर है, इसमें ताजर का कसूर है कि वो हम समझते हैं कि जो कुछ भी कमाया ना वो सारे का सारा एक फैमिली ले जाती है, बाकी जो उसको
होते हैं उनको हिस्सा नहीं उनका पहुंचता पूरा। सर रियासत जो बजट के मौके पर तनख्वाह आयद करती है, मुल्क 40,000 तनख्वाह मुकर्रर की गई है। कुछ फैक्ट्रियों में, कंपनियों में वो 25,000 30,000 मिल रही है मजदूरों को तनख्वाह। इस हवाले से क्या कानून तरजीह नहीं की जा सकती? की जा सकती है, की जा सकती है। ये आपकी मैंने जैसे अभी जिक्र किया था कि हम जो तनख्वाह मजदूर को देते हैं वो एज एन एक्सपेंस हम क्लेम करते हैं एफटीआर में। उसके ऊपर शर्त लग जाए कि ये इस बंदे की सैलरी हम उस वक्त एज एन एक्सपेंस आपको मानेंगे जब ये ईओबी सोशल सिक्योरिटी में है। जब वो बंदा वहां पे रजिस्टर होगा तो सोशल सिक्योरिटी और ईओबी की कलेक्शन आपकी अब जाएगी। जब वो अब जाएगी तो मजदूर चूंकि वहां पे रजिस्टर होगा तो उसके जो सोशल बेनिफिट्स हैं कानून मौजूद हैं उसमें मजदूर अगर आपका दौरान सर्विस फौत हो जाता है तो उसकी बेवा को 6 लाख रुपए ग्रांट मिलती है सोशल की तरफ। हाँ, और अगर आपको वो फैक्ट्रीज एक्ट है उसको फैक्ट्री पर रजिस्टर करता है। अगर आपके मजदूर की बेटी की शादी है तो उसको 2 लाख रुपए की ग्रांट मिलती है। कानून मौजूद हैं लेकिन इनको देखिए मजदूर की बेवा को कौन बताएगा कि तुम्हें ये 6 लाख रुपए मिलेंगे। वो हमारा जो कुछ फैक्ट्री का फाइनेंस वाले लोग हैं वो काम करेंगे, उसको बताएंगे, उसका केस फाइल करेंगे उसको लेकिन वो भी काम नहीं करना चाहते। हम हर बंदा जो अपनी अपनी सीट पे बैठा है ना वो थोड़ा थोड़ा अपना अपना ठोस का काम करके असल में हम फायदे मौशरती नाकामी है। वजूहात क्या है क्योंकि दिन ब दिन करप्शन बढ़ती चली आ रही है, रोका कैसे जा सकता है? अच्छा, उसमें ऐसे है कि अगर हम मैंने 94 से टैक्सी प्रैक्टिस में हूँ तो उस वक्त करप्शन थी, ये नहीं कि ना थी लेकिन बहुत कम थी। वो उस काम में करप्शन थी जो नहीं होने वाला और अफसर बैठा हुआ तो या कोई मुलाजिम बैठा हुआ कहता अच्छा यार ये मैं कर देता हूँ। तो ये अब जो करप्शन है वो उस काम में हो रही है कि जो आपका जायज काम है और वो होना चाहिए। अच्छा, इसमें चूंकि पहले देखें कि करप्ट लोग माशरे में पिन पॉइंट होते थे, यार फलां बड़ा करप्ट है, यार फलां बड़ा करप्ट है। अब ये नॉर्मलाइज हो गया हुआ है। अब कोई किसी को इस करप्शन को वो करप्शन समझते ही नहीं है। जब तक मुलाजम वही है, वो स्कूल से उसकी तरबियत नहीं आ रही। बिल्कुल स्कूल से उसकी तरबियत नहीं आ रही। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने बच्चों को साथ लेके करप्शन कर रहे होते हैं यानी उनका बच्चा उससे सीख रहा होता है। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है जी। तो आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन साथ में आप बात भी कर रहे हैं वो सारी। तो ये चीजें हम मेरी मुआशरती एफआईआर की नाकामी नहीं है, मतलब ये एक इदारे की नाकामी नहीं है, ये हमारी एज ए मुआशरा नाकामी है। हम एज ए मुआशरा ही यानी आपकी नजर में मुआशरे का किबला दुरुस्त होना चाहिए। जी एग्जैक्टली, जब मुआशरे का किबला दुरुस्त होगा तो आपका टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि अपनी इस्लाह होनी चाहिए। यस, हम जो देखें इस्लाह करते हैं ना, मैं आपकी इस्लाह करता हूँ, ये गलत है। डायरेक्शन ये नहीं है, डायरेक्शन ये कि मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। एक सेल आपका ठीक, कैंसर सेल क्या होते हैं कि जो हमारे एक्स्ट्रा बन जाते हैं और वो सही नहीं रहते। तो जो सेहतमंद सेल है वो अगर ये सेल सेहतमंद हो जाएगा, मेरी वजह से आपका हो जाएगा, उसका हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम सर इन तमाम गुफ्तगू में तमाम मसाइल का हल क्या है आपकी नजर में? एक ही हल है, वो ये है कि फ्रॉम डे 1 जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसकी तरबियत शुरू हो जाए। हमें इसके लिए दहाइयाँ लगेंगी, दहाइयाँ लगेंगी, मैं फिर कहता हूँ कि दहाइयाँ लगेंगी। हमें अपने स्कूल लेवल से बच्चों की उसको अखलाकियात देखें। आजकल का बच्चा शायद तहम्मुल और बुर्दबारी का लफ्ज़ शायद जानता भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। ये तहम्मुल आप देखें, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ इशारे पे देख लें क्या हो रहा है, हालांकि उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं बहुत जल्दी नहीं कहीं पहुंच जाते, वो सिर्फ आपको एक तेजी होती है कि मैंने बस निकलना है। हाँ, से उसको सब्र बोलते हैं। सब्र ये नहीं कि मैंने तकलीफ के ऊपर सब्र करना है, सब्र यही कि मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करने में भी सब्र करना है।
तो जब तक हम अपने बच्चों को ये स्कूल लेवल से नहीं सिखाएंगे, हम मुआशरा कामयाब बेशक नहीं हो सकता। हमें डे वन से बच्चे की तरबियत करनी पड़ेगी, उसको टैक्स के हवाले से मैंने पहले बताया कि छोटा सा एक सफ़े का टैक्स का छोटा सा पोर्शन उसमें शामिल कर दें। इसी तरीके से वो हमारे ज़माने में उसे मुआशरती इल्म बोलते थे। जी जी बिल्कुल। उसमें बेशुमार चीज़ें होती थी, अब नहीं है बिल्कुल अब नहीं नहीं। है। बच्चे सिर्फ काउंटिंग जी और लिटरेचर और पैसा कमाना, हमारा मकसद ही तालीम का मकसद है पैसा कमाना। जी बिल्कुल। जैसे फ़रोख्त हो रही है। हाँ, जब अब तो खैर बहुत ज़्यादा फील्ड खुल गए हैं। जब हम पढ़ते थे तो दो ही होते थे, या इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना। बिल्कुल बिल्कुल। इन दो में ही हम खजल होते रहते थे। तो सर आप प्रोफेशनल शख्सियत के साथ फैसलाबाद के एक आम शहरी भी हैं। फैसलाबाद में टैक्स के हवाले से आम शहरियों के मसाइल क्या है? अच्छा, टैक्स में आम शहरी जो है ना, उसके ऊपर एक अजीब सा खौफ है एफबीआर का। जब किसी कहते हैं यार ये, वो डरता है कि मैं एफबीआर के सामने नहीं आना। जी बिल्कुल ऐसे हाँ, ही। मतलब ऐसा है। हालांकि लोग बैठे हुए हैं, बड़े पोलाइट लोग हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आपको पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे। बस एक अनदेखा सा लोगों के अंदर खौफ है कि मैंने एफबीआर के पास नहीं जाना, मेरा ये दे दे तो ये भी कर देंगे। हालांकि हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उनको हम शुरू से गाइड करते हैं कि भाई ये चीज़ें ये इस तरीके से हमने डिक्लेयर करनी है। जब हम डिक्लेयर कर देंगे तो हमें कोई खौफ नहीं है। खौफ आपको तब तक रहेगा जब तक आप उनके सामने उनकी नज़र से दूर हैं, और जब उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ गई तो आपका सारा कच्चा चटा खुल जाएगा। हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं जो जैसे डॉक्टरों में अताई होते हैं ना, ऐसे ही नॉन प्रोफेशनल लोग वो बिल्कुल लोग जाते हैं अपना गोशवारा भरते हैं। उसमें ऐसी ऐसी खामियां होती हैं कि जब वो उनका फिट हो जाता है ना रोप उसका, तो फिर वो किसी प्रोफेशनल लाइफ के पास पहुंचते हैं। तो हम मैं अपने हर बंदे को यही गाइड करता हूँ कि भाई ये चीज़ है, इसको हमने इस तरीके से आप डिक्लेरेशन जरूर करें, इसके ऊपर आप को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से छुपाएंगे, एफबीआर से छुपाएंगे, तो फिर आप कल पड़ रहे हैं, फिर आप पे उसका जिम्मेदार है। फिर ज़ाहिर उसने एक्शन तो लेना है एफबीआर ने, फिर जुर्माने लगाने, कानून तो अपना रास्ता बनाता है ना। तो सर ईद कुर्बान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। इस हवाले से आप पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद भी है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, लेकिन इसमें देखें जो सन्नत पूरी की जाती है एक तो कुर्बानी की है, लेकिन हज के ऊपर सही है। वो हजरत हाजरा वो खातून है जिन्होंने 2 दफ़ा मसन कुर्बानी दी है। एक जब वो अपना बाप को छोड़ के आई हैं हजरत इब्राहिम, दूसरी दफा जब हजरत इब्राहिम उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वहां पे छोड़ के। तो असल चीज हमारे अंदर वो कुर्बानी जो अल्लाह के हुक्म को ओबे करना है, बस उसके ऊपर कोई किसी किस्म की लॉजिक नहीं है, कोई बस हमने अल्लाह के हुक्म को ओबे करना है। ये चीज हमारे अंदर आ जाए कि मेरे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां लगाई हैं कुर्बानी, तो हम एक ये फेस्टिवल टाइप भी ले लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि मुझे फलां काम करना है, अल्लाह का हुक्म है फलां काम करना। कोई नहीं, कोई पूछता है, लोग बहस में पड़े रहते हैं, इसका क्या वजह है, इसका ये क्यों होता है, ये है तो ऐसे क्यों नहीं है। नहीं, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा जो अल्लाह के हुक्म के लिए, ये अखलास है। सर कश्मीर पे बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यूनिट से अधिक कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम आज़ादी के मुंतज़र है। आपके तजुर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? देखें, मसला कश्मीर का हल सिर्फ वो करारदादें जो अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर हैं, प्लेबिसाइट हक़ खुर्द इरादियत, वो कश्मीरियों को मिलना चाहिए। वो अपना फैसला खुद करें। जो इंडियन साइड कश्मीर है वो गासबाना उसके ऊपर उनका कब्जा है और जुल्म और उसके ज़रिए से वो उसके ऊपर काबज़ हैं। उसका हल सिर्फ यही है कि आप उनको अपने हक़
खुद राहगीर दोनों साइड के चीज होते हैं, जो वो फैसला करें पाकिस्तान में आए। कश्मीरी मुजाहिदीन की बेतहाशा कुर्बानियाँ, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना हुआ है, सफारती ताल्लुकात नजर नहीं आते। आपके ख्याल में मसला कश्मीर का हल क्या है? देखें, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो तो एक कठपुतली है कुछ ताकतों की, जिन ताकतों के पास खाम खा के एक बिटो पार है जी। जैसे आप कोई वहां पे भी लॉबी है ना, सुपर पावर्स अपना अपना मफाद देखती हैं। इसराइल के साथ अमेरिका और दूसरा यूरोप था, और ये अभी जो हालात आप देख रहे हैं खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जी बिल्कुल, तो मुझे यूं लगता है कि अब जो है वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होने जा रहा है जी। और उसमें इंशाल्लाह ताला सबसे ज्यादा फायदा जो है वो कश्मीरियों को जरूर बिल जरूर मिलेगा। और मैं फोर्स ही करता हूँ कि इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में जैसे ये हमारा खत्म होता है ईरान वाला ये वॉर वाला मसला है, तो इंशाल्लाह ताला हम। सर, आप क्या समझते हैं कि ईरान अमेरिका जंग बंदी में जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है, इससे पाकिस्तान कोई फायदा उठा सकता है? जी जरूर उठाना चाहिए जी। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर जी, जब वो यहाँ से चला जाएगा तो उसके मुतबादल कौन सी पावर है, उस पावर को हम फॉलो करते हैं ना, उसके जो वो चाहती है वो हमसे करवाती है, हम करते हैं वो फिर जब वो यहाँ से ताकत चली जाएगी तो फिर ये छोटी छोटी ताकतें आपस में लड़ेंगी। बड़ी ईद से कबल हाँ जी, कोयटा बम धमाका, बेतहाशा जाने को जाया हुई है, एक सुबह मुतासिर होता है, अवाम भी मुतासिर होती है, नशे का असर पड़ता है। इस हवाले से दहशत गर्दी को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, ये हिस्सा है उस जंग का जो हमारे ऊपर कोई पिछले 30-40 साल से मसला है दहशत गर्दी की जी। अगर हम जो आप अभी हमने बात की ईरान वाला जो मसला है उसके ऊपर हमारी जो पाकिस्तान का किरदार है उसको गहनाने के लिए ये दुश्मन का वार है। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि जब दो तरफा लड़ाई हो रही है तो एक ही बंदा कामयाब हर वक्त होता है, किसी हर बार किसी का चल जाता है। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी देखें, पिछले 2 साल पीछे चले जाएं तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी बम धमाकों की, कत्ल गारत की, अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम है। हमें मेरा दिल खून के आंसू होता है इन लोगों के लिए जो शहीद हुए हैं, जो मरते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी अभी हम काफी हद तक कम हो गई है, उसके ऊपर हमारी फोर्सेस का कंट्रोल आता जा रहा है। और ये जैसे ये जस्ट रिएक्शन है कि ये पाकिस्तान का जो किरदार है उसको गहनाने के लिए मतलब दुश्मनाना असर जो है वो ये कार्रवाइयां करते हैं। सर, मोदी सरकार का अंदर कानून कश्मीरी लीडर यासीन मलिक जिंदगी और मौत की कश्मकश में जेल में कैद हैं। मिसाल मलिक साहिबा इंसाफ की फरहमी के हवाले से दर बदर के दरवाजे खटखटा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि मिसाल मलिक की कमिशों से यासीन मलिक को कोई इंसाफ मिल पाएगा? जी, अगर देखें आपने खुद ही कहा मोदी सरकार जी, तो मिसाल मलिक साहिबा बड़ा अच्छा कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, उनके लिए वो आवाज़ उठा रही हैं, कश्मीरी अवाम भी उनके साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ भी, हमारे दिल भी उनके साथ हैं कि होना चाहिए। लेकिन जब तक वो गासिब कुव्वत जो होती है वो कानून और इंसाफ को पांव की ठोकर पे रखती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी आवाज़ उठानी बंद कर दें। ये अभी हालात जैसे ही थोड़े से भी हालात बेहतर हुए तो इंशाल्लाह ताला इसका इफेक्ट और इसका पूरे का पूरा जो अल्लाह ताला की तरफ से इनको जो फायदा है वो पहुंचेगा। आपकी नज़र में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार? जी, इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरा देखिए, हमारे दिल भी कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। हम चूंकि बचपन से पहली दूसरी क्लास से ही कश्मीर को हमारे साथ पढ़ाई में भी डिस्कस, हमारे टीचर्स भी, हमारे माँ बाप भी, हमारे बस दोस्त भी। अब आके पिछले कुछ सालों से हमारे तालीमी इदारों से कश्मीर का जिक्र या वो कम हुआ है,
ड्यू टू मुख्तलिफ रजीम्स आते हैं, उसमें मसला आ जाता है। तो लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। सर, कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह अनकरीब मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही आपके साबिक चेयरमैन FBR जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब फरमा रहे हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक तो कश्मीर न्यूज़ चैनल को उसकी सालगिरह के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की और कामरानी अता फरमाए। कश्मीरी अवाम के लिए मेरा मैसेज ये है कि मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा कहा कि हमारा दिल उनके साथ धड़कता है। अल्लाह ताला अब 60-70 साल 80 साल की 78 साल गुजर गए हैं। गो के नेशंस के लिए, कौमों के लिए एक इतनी बड़ी अरसा नहीं होता, कौमें बनने में कई साल लगते हैं, लेकिन एक सिंगल जान भी जब किसी की जाती है तो पूरी इंसानियत उसमें होती है। तो हम खून के आंसू भी रोते हैं, हम बड़े सेंसिटिव हैं कि जो जुल्म है वो ख़त्म होना चाहिए। और मेरा पैगाम उनके लिए यही है कि इंशाअल्लाह ताला आज़ादी का सूरज तलू होने वाला है। हमें इस वक्त अपनी जो जद्दोजहद है उससे पीछे नहीं हटना और उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आने देनी। इंशाअल्लाह ताला नियर फ्यूचर में अल्लाह ताला की तरफ से हमें खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी नवाजिश आप वक्त देने का। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।